Hello guys, let's continue our discussion on basic chemistry. Okay, here we're going to talk about subatomic particles. Subatomic particles मतलब कि atoms के अंदर के particles, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. तो इनके बारे में तुमको ऑलरेडी मालूम है. So we have three types of subatomic particles: protons, neutrons and electrons. ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में तुमको ऑलरेडी मालूम है. इनके ये तुमने 9th और 10th में ही पढ़े हैं. Electrons are basically have a charge of -1. Alright, -1 को हम लोग बोलते हैं it is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Okay, 1 unit of charge is equal to 1.6 into 10 to the power -19 coulombs. तो ये जो चार्ज है इसके बारे में तुमको फिजिक्स में भी पता चलेगा आगे, और केमिस्ट्री में भी आगे पता चलेगा कि हाउ इज़ इट 1.6. तो ये कैलकुलेटेड चार्ज है बेसिकली. तो इसेंशियली इफ़ यू हैव अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, तो उसको हमने बोल दिया है कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज एंड दैट इज़ 1 यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है ना. सो इसेंशियली दिस इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज़ पॉसिबल. इसको मैंने 1 यूनिट बोल दिया है. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट एज अ नेगेटिव यूनिट. ओके, essentially electrons have a negative charge. The reason for that is अगर मैं कोई प्लेट्स लेता हूँ इस तरह के, और इस प्लेट को एक पॉजिटिव प्लेट और इसको नेगेटिव प्लेट देता हूँ, और यहाँ से मैं कोई इलेक्ट्रॉन अगर रन करता हूँ, okay, so they will divert toward the positive plate and because of that they are said to be negatively charged. नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा and that's why they are say negative charge. और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ओके, इसको अपन ने 1 यूनिट बोल दिया है, सो इट बिकम्स -1 चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स. सो तुमको ये दोनों ध्यान में रखने हैं फॉर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. यू नीड टू नो दैट 1 यूनिट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स. दैट इज इनफैक्ट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. ओके, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, और इसी को हमने 1 यूनिट बोल दिया है. सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो गया -1 का चार्ज. सेम थिंग विथ प्रोटॉन. प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. लेकिन अगर मैं प्रोटॉन को रन करता हूँ इन दिस वन प्लस और माइनस, और प्रोटॉन को रन कर रहा हूँ, तो प्रोटॉन्स आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, सो दे विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दैट्स व्हाई दे आर सपोज टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना. अब हमने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, सिर्फ अपोजिट मैग्नीट्यूड है इसका, इजंट इट, अपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी. तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इनका चार्ज है बट मैग्नीट्यूड इनका सेम है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स हैव अ चार्ज ऑफ -1 एंड प्रोटॉन्स हैव अ चार्ज ऑफ +1. अंडरस्टूड. न्यूट्रॉन्स आर बेसिकली ए न्यूट्रल पार्टिकल, दे डोंट हैव एनी चार्ज. ओके, अगर मास देखें हम, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. अगर मैं ग्राम्स में कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स. पूरा नंबर तुमको ध्यान में नहीं रखना है, तुमको सिर्फ ध्यान में रखना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम्स. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल. अगर मैं इसको ज़ीरो के इसमें ग्राम्स में लिखूँ पूरा एक्सप्रेस करके, सो वी गोना हैव 1 2 3 4 5 इस तरह से 27 zeros. Okay, so we're gonna have 27 zeros like this. I'm not going to write this. So 27 zeros and then 9 and then 1. So just imagine करो कि कितना small इसका मास है. Essentially ये इतना छोटा है कि हम इसको बिल्कुल ही मेजर नहीं कर सकते. This is all calculated mass. और किस तरह से कैलकुलेट किया है ये अपने को आता भी है. So we're gonna look at that. Okay, not the entire calculation, लेकिन आइडिया लेंगे कि किस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया. ओके, अगर प्रोटॉन का मास देखें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स. अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो प्रोटॉन इज सिग्निफिकेंटली हेवी, और हमने बोल दिया है कि दैट इज़ द 1 यूनिट. ओके, सो अभी जो है अपन वी यूज़ rather than using AMU, we use unit. So 1 unit is equal to 1.67 into 10 to the power -24 grams. All right. So that is the mass of a proton. Now the mass of neutron. Okay. Mass of neutron is approximately equal to mass of proton. अगर तुम numbers देखो तो तुमको ये दिखेगा कि neutron is slightly heavier as compared to proton.
बट अगेन अप्रॉक्सीमेशन अगर करेंगे तो दिस इज इक्वल. Alright, that's why we say कि mass of proton and mass of neutron is 1 AMU. Alright, and then we compare this with electron. तो हमको दिखता है कि electron का mass is pretty much negligible as compared to mass of proton and neutron. So what you need to remember is the mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 28, क्योंकि ये mass हमको आगे काम में आता है. You also need to remember that one charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. In fact, this is the charge on the electron and it has a negative charge, okay? And proton has the same charge but it is positive. तो ये number तुमको ध्यान में रखना चाहिए. Alright, and then proton and neutron have same mass which is equal to 1 AMU. Mass of electron is negligible, okay, that we already know. So these are the subatomic particles और इनके बारे में हमको दिया है. There are also other subatomic particles, subatomic particles, sorry, जिनसे protons और neutrons बने हुए हैं, but ये अपने syllabus में नहीं है, so we are not going to talk about them, okay? अब imagine करो कि ये अपना atom है, center में nucleus है, and there is electron somewhere around the nucleus. रिमेंबर दैट हम स्पेसिफिकली बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है. ऑलराइट, दैट इज़ इनफैक्ट ट्रू. हम सिर्फ उसका एक एरिया बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. इसीलिए मैंने इसके पहले भी लिखा था कि ऑर्बिट बोलना गलत है. हम सिर्फ बता सकते हैं कि इस एटम के आजू बाजू में कहीं तो भी इलेक्ट्रॉन है. सो एक एरिया ड्रॉ किया है मैंने कि दिस इज़ द एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. अब अगर मैं मास लेता हूँ इस एटम का, तो मास काय के वजह से आ रहा है, इस एटम का मास. तो एटम का पूरा जो मास आ रहा है दैट इज बेसिकली द मास ऑफ द न्यूक्लियस, इजंट इट? जो भी मास रहेगा इस एटम का वो उसके न्यूक्लियस का ही मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इज निग्लिजिबल. ये भी मालूम है कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एंटायर एटम. जो न्यूक्लियस होता है दैट इज 5000 टाइम्स स्मॉलर देन द एंटायर एटम. और ये तुमने 10th में भी पढ़ा होगा. ये रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे उसी ने कंक्लूजन किया था कि एटम इज़ वेरी स्मॉल. और उसने रेशो बताया था कि रेशो जो साइज़ है, साइज ऑफ द एटम एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज़ द रेशो इज़ 5000/1. So 5000 is the mass of the size of the atom and 1 is the size of the nucleus. तो एटम जो होता है वो न्यूक्लियस से 5000 टाइम्स बड़ा होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इज 5000 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम. इसका मतलब क्या हो गया कि इनफैक्ट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ इज नेग्लिजिबल, बट द मास इज कमिंग, ऑल द मास इज कमिंग फ्रॉम दैट नेग्लिजिबल साइज, वेरी स्मॉल साइज ऑफ दैट न्यूक्लियस. तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इफ यू थिंक अबाउट इट. न्यूक्लियस का साइज इज नेग्लिजिबल, लेकिन पूरा मास सिर्फ न्यूक्लियस की वजह से आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, isn't it? तो दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द मैटर्स, क्योंकि सारे मैटर्स में एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं. तो अगर मैं मास लूँ किसी भी मैटर का, तो उसका जो पूरे के पूरा मास है, ओके, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द मास ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट. तो अब जो हम देख रहे हैं दैट इज़ कपल ऑफ टर्म्स. एटॉमिक नंबर, हमको मालूम है एटॉमिक नंबर इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. ऑलराइट, एंड फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो एटॉमिक नंबर इज़ हमको अगर पता करना है तो हमको सीधा सीधा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करने हैं. ओके, तो ये चीज़ तुमको मालूम रहनी चाहिए. एटलीस्ट मैंने लास्ट इसमें भी बताया था कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स यू नीड टू नो द एटॉमिक नंबर्स and atomic masses of the first 30 elements. Okay, mass number is basically number of protons plus number of neutrons in the nucleus basically. So हम लोग total number of nucleons काउंट कर रहे हैं, इसमें कितने हैं वो हमको बताएगा कि इसका मास कितना है. ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी थी. So just wanted to give you a review of that. So let's talk about atomic mass. एटम का मास कैसा निकालते हैं. So atomic mass जो है वो निकालते हैं, it is a ratio of mass of one atom of the element and the 1/12 the mass of carbon 12. Okay, so essentially हम रेशो ले रहे हैं mass of one atom divided by 1/12 the mass of carbon 12. So अगर देखें तो denominator is basically equal to 1 and whatever is the mass of one atom. Okay, so that is going to be our atomic mass. Now यहाँ पे carbon 12, okay,
दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बन, ये हम ले रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड। तो सारे मासेस जो है कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो अलग अलग हमने एलिमेंट्स चूज़ किए थे फॉर रेफरेंस। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करते थे। हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का मास हम 1 मानते थे, तो इसको हमने नियर अबाउट 1 पकड़ के चल लिया और बाकी सारे मासेस इससे कंपेयर किए। ओके, देन वी चेंज इट टू ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन एज अ स्टैंडर्ड लेने लग गए। तो ऑक्सीजन जब लेते थे तो इसको 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन लेते थे हम लोग, तो कंपेयर करते थे। एंड देन फाइनली वी सेटल्ड ऑन कार्बन। हम लोग बोले कि सारे मासेस जो है हम लोग कार्बन से कंपेयर करेंगे। तो कार्बन के मास को हमने एग्जैक्टली 12, कार्बन 12 जो है उसका मास जो है एग्जैक्टली 12.00 बोल दिया और सारे मासेस इसी से कंपेयर करने लग गए। तो इसके वजह से जो मासेस हमारे पास है दीज आर एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मासेस, एब्सोल्यूट एटॉमिक मासेस नहीं है, दीज आर ऑल रिलेटिव एटॉमिक मासेस, क्योंकि सारे मासेस को अपन कार्बन से कंपेयर कर रहे हैं। द रीज़न फॉर दैट इज़ अगर कोई गलती हुई है तो रिलेटिव मासेस रहने के वजह से वो जो मिस्टेक है या जो एरर है वो इवन आउट हो जाएगा और हमारे पास फिर भी रेफरेंस पॉइंट वही रहेगा। ओके, अगर मैं इसके मास में कोई चेंज करता हूँ क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है तो सारे के सारे मासेस उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज होंगे, तो हमारे ओवरऑल कैलकुलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी चूज़ अ स्टैंडर्ड। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है कार्बन 12। ओके, तो हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं अदर दैन एटॉमिक मास, रिमेंबर एटॉमिक मास इटसेल्फ इज़ अ रिलेटिव, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। ओके, एवरेज एटॉमिक मास जब टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम लोग सारे आइसोटोप्स का एवरेज निकाल रहे हैं। ओके, और यही मास हम लोग कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो इसेंशियली ऑल द टर्म्स आर सेम, मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग टर्म्स है। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास, इट इज़ द सेम थिंग। वी आर यूजिंग द एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट हमारे टर्म्स है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम एटम्स। ओके, हमारे काम का जो टर्म है दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटम ये टर्म हम जनरली अभी यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करूँ तो जो हमको मिलता है दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल जैसे हमको मालूम है एटॉमिक मासेस जो है हम लोग यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, इज़न्ट इट? तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, हीलियम का मास होता है 4 यूनिट्स, नाइट्रोजन का अगर मास लेता हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 14 यूनिट, कार्बन इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स। इस तरह से अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज़ 16 यूनिट। तो इस तरह से अपन एटॉमिक मासेस यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अगर मान लो कि मैं इसी को ग्राम्स में एक्सप्रेस करता हूँ, जैसे हाइड्रोजन अगर मैं 1 ग्राम लेता हूँ तो ये हो जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 4 ग्राम, कार्बन का हो जाएगा 12 ग्राम, नाइट्रोजन इज़ 14 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज़ 16 ग्राम। तो देखो कितने आसानी से मैंने ग्राम एटॉमिक मास निकाला है। ओके, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर मेरे को एटॉमिक मास मालूम है उसको अगर मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ सो दैट बिकम्स अ ग्राम एटॉमिक मास। इसका सिग्निफिकेंस हमको आता है, देयर इज़ अ बिग कोरिलेशन, आगे हमको आएगा, तो ये हम लोग आगे देखेंगे बेसिकली, बट दिस इज समथिंग व्हाट वी यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस। ओके, ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट जो टर्म हम लोग देख रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम एटम्स में दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो मान लो कि मेरे पास 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है? ठीक है ना, तो उसको मैं बोलूँगा 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, सो दैट इज इक्वल टू 2, सो 2 ग्राम एटम्स मेरे पास है। ठीक है, उसी तरह से मान लो 28 ग्राम मेरे पास नाइट्रोजन है। ओके, तो 28 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ओके, 14 ग्राम्स, दिस इज इन ग्राम्स फॉर नाइट्रोजन, सो यू गेट अगेन 2 ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम्स अगर निकालना है तो जितना मेरे पास है डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास। ओके, सो वी गेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब जो है हम लोग इसको यूज़ ही नहीं करते हैं, वी यूज़ मोल्स, और ये तुमने 10th में ही ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, तो मोल्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ओके, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर।
Okay, let's talk about molecular masses, gram molecular masses and gram molecules. Again, gram molecule जैसे अपन gram atoms use नहीं करते वैसे ही gram molecules भी अपन use नहीं करते. As we said, we just use mole concept instead of gram atoms or gram molecules. But anyway, we'll just look at it. So सबसे पहले molecular mass. Molecular mass कैसा निकालते हैं तो ये अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं कि these are basically sum of mass of all atoms. तो ये हमको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा. ठीक है, तो इसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं विथ 1/12 द कार्बन ऑफ C12. ओके, तो कार्बन का जो मास लेते हैं अपन उसका 1/12 से अपन उसको डिवाइड करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो सिंपल चीज़ है बेसिकली कि जैसे CH4 का मेरे को मास निकालना है, CH4, so we know there is one carbon here, so 12 plus 4 is equal to 16. So what we're doing is to calculate the molecular mass, so mass of one molecule is 16 divided by 1/12 the carbon mass, it is 1, so that is 16. अब ये ऐसा क्यों करते हैं मैंने पहले ही बताया कि बिकॉज अगर कोई चेंजेस आते हैं आगे, राइट, अगर मासेस चेंज होते हैं, इट हैपन्स, राइट, मासेस हमेशा चेंज होते रहे हैं. बेसिकली वी डिवाइस टेक्निक्स टू मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट द मासेस. तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट रहना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी टेक C12 एज अ रेफरेंस पॉइंट. ऑलराइट, एंड दीज आर ऑल्सो रिलेटिव मासेस. रिमेंबर दैट दीज आर नॉट एग्जैक्ट मासेस, दीज आर रिलेटिव मासेस. तो हम लोग इसेंशियली ये कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है विच इज C12, उससे बाकी एलिमेंट्स के मासेस कैसे हैं, और उसी से फिर हमको मॉलिक्यूलर मास भी मिल रहा है विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ रिलेटिव मास. ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फॉर्मूला वेट. फॉर्मूला वेट बोले तो जैसे CH4 का ही मैंने एग्जांपल दिया था, तो इसका फॉर्मूला CH4 है, इसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 times 4, सो वी गेट टोटल 16. सो दैट इज़ द फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर मास. अंडरस्टूड है? सो इस तरह से अपन मॉलिक्यूलर मास निकालते बड़े आसानी से निकाल सकते हैं. आई डोंट वांट टू स्पेंड टू टाइम ऑन इट क्योंकि ये तुम लोगों ने ऑलरेडी 10th में देखा हुआ है. सो दैट इज बेसिकली हाउ वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट टर्म इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये जो टर्म है दैट इज वेरी सिमिलर टू ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास हमने कैसे निकाला था, जो भी उसका एटॉमिक मास था इन यूनिट उसको हमने ग्राम्स में लिया. उसी तरह से जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूनिट, राइट, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे इन ग्राम्स, तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अंडरस्टूड है? सो मॉलिक्यूलर मास अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, सो व्हाट वी गेट इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट. सो फॉर एग्जांपल CH4, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 16 यूनिट, और इसी को अगर मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करूँ सो इट बिकम्स 16 ग्राम. तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 16. और उसी तरह से ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल्स हम एक्सप्रेस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स. इसके लिए मैं लूँगा मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब मान लो कि मेरे पास 128 ग्राम्स CH4 है, तो इसमें कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं? ओके, so what we'll do is 128 grams divided by gram molecular mass CH4 का है 16. Okay, so what we get is 8 gram molecule. So that is the number of gram molecules I have in 128 grams. As we said कि number of gram molecules हम लोग use नहीं करते, we use mole concept. Understood है? But this is something we need to know, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं. अब हम कुछ कॉमन जो केमिकल्स यूज होते हैं केमिस्ट्री में उनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. ऑलराइट, तो पहला एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, HNO3. बहुत कॉमन केमिकल है, ठीक है ना. तो HNO3 में हाइड्रोजन का मास होता है 1, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन इज 16. ऑलराइट, हाइड्रोजन एक ही है तो दैट इज़ 1, नाइट्रोजन भी एक है तो दैट इज़ 14, ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 3 है तो दैट इज़ गोइंग टू बी 48. और इसका अगर मैं सम करता हूँ तो टोटल मास जो मेरे को मिलेगा दैट इज़ 63 यूनिट. तो HNO3 का जो मास है दैट इज़ 63 यूनिट, और इसी को मैं अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करता हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 63 ग्राम्स. ओके, सो ये इसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हो गया, और ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 63 ग्राम्स. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन this mass and this mass? Okay, just to try understand the difference. 63 यूनिट जब भी अपन बोलेंगे
इसका मतलब ये हो जाता है कि दिस इज एक्चुअली अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और इसको अगर बोलते हैं सो दैट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज द डिफरेंस। तुम लोग को ऑलरेडी मालूम होगा कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर है, दैट इज वन मोल। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल का मास लेता हो तो दैट इज गोइंग टू बी 63 यूनिट, और हमको एक यूनिट ऑलरेडी मालूम है, वन यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, इजंट इट। तो अगर मेरे को एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में अगर निकालना है तो दिस इज गोइंग टू बी 63 इंटू वन यूनिट इज 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। सो दैट इज द मास इन ग्राम्स फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास, और ये बहुत कम है। ओके ये हम वे नहीं कर सकते, किसी भी मॉलिक्यूल का मास हम वे नहीं कर सकते, ये इतना छोटा है। ओके सो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, सो दिस इज यूनिट। सो हमने क्या कर दिया है, इसके जगह यूनिट लिख दिया है यहाँ पे, सो इट बिकम 63 यूनिट। लेकिन अगर 63 ग्राम्स अगर मैं बोलता हूँ, सो दैट इज एक्चुअली अ मास ऑफ this many number of molecules. This is for one unit, this is for one molecule, and this is for one mole of molecules. All right, I hope this is clear, the difference between unit and gram. Okay, तो unit mass जो होता है that is for one molecule or one atom, और जो ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपन लेते हैं that is for moles of, so काफ़ी सारे atoms इसमें आ गए। Okay, and this is something we actually weigh, this is we cannot weigh. Okay, next example we're going to look at a mass of HCl. So this is something you should know. Hydrogen A1 and chlorine, hydrogen is equal to 1 and chlorine is equal to 35.5. alright, और अगर मैं इसका सम लेता हूँ तो HCl का मास आता है 36.5 okay यूनिट, and that is the mass of one molecule, और वन मोल का मास रहेगा 36.5 ग्राम्स। ओके ये हम आगे देखेंगे कि ये कैसे आता है, व्हेन यू डू द कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट टू ग्राम, एग्जैक्टली वन मोल कैसे मिलता है, जब अपन मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें ये आ जाएगा। तो फिलहाल तो तुमको सिर्फ मासेस मालूम रहनी चाहिए क्योंकि ये सबसे यूज, तो इनके जो मासेस है मॉलिक्यूलर मासेस ये तुमको याद ही रखने हैं। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन NaOH। ओके वेरी कॉमन बेस इन केमिस्ट्री। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास है 1, और इनका अगर मैं सम लेता हूँ तो व्हाट आई गेट इज 40 यूनिट, दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, एंड 40 ग्राम्स अगर लेता हूँ तो दैट इज अ मास ऑफ वन मोल ऑफ NaOH। अंडरस्टूड है, सो दैट इज फॉर NaOH। नेक्स्ट जो केमिकल हम देख रहे हैं दैट इज H2SO4। ओके किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। H2SO4 इज मोस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल इन द एंटायर वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन H2SO4 का ही होता है, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। ओके तो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ 1, सल्फर है, सल्फर इज़ 32, ओके सल्फर इज़ 32, ऑक्सीजन इज़ 16। ओके सो हाइड्रोजन तो एक ही है, सो दैट इज़ 1, सल्फर भी एक ही है, दैट इज़ 32, एंड ऑक्सीजन इज़ 4। ओके सॉरी यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 2। ओके एंड इफ़ यू गेट 16 times 4 दैट इज़ 64, एंड इफ़ यू सम दैट अप H2SO4 का मास होता है 98 यूनिट। ऑलराइट, दैट इज़ फॉर 1 H2SO4 molecule, and if you write 98 grams that is for 1 mole of molecules. okay तो इस तरह से अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। मैं अभी कुछ केमिकल्स लिख के देता हूँ तुमको, कुछ फार्मूलाज, इनका तुमको मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं। ओके सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स। फॉर एग्जांपल O2 N2 शुड बी वेरी इजी टू डू दैट, इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालना। ओके HCl H2SO4 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, HNO3 CaCO3 Na2CO3। ओके इनके मॉलिक्यूलर मास आप निकालो, शुड बी इजी। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके CH4, these are very simple chemicals। ओके NH3 very common। उसके बाद we can say methanol, ओके
at the same time ethanol, that is very very common as well. तो आई गेस दैट्स फाइन. इतने केमिकल्स के जो नाम से तुम फार्मूलाज जो है फार्मूला मास इनका निकालो. इनमें देखो ये तो आसानी से याद रह जाएंगे तुमको. HCl H2SO4 HNO3 NaOH ये याद ही रखना है तुमको. ओके जो भी मासेस आएंगे वो याद रखना इन अ सेंस कि इनको निकालते समय थोड़ा ध्यान से करो और याद रखने की कोशिश करो. हम लोग ये केमिकल्स इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये एट द एंड ऑफ इट तुमको याद हो ही जाएंगे. ओके कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा आसान सा मास आता है तो ये आसानी से याद रहेगा. आई कैन श्योर यू दैट. कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखो, मीथेन, बाकी ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है ये बड़े आसानी से याद रहते हैं. दैट्स फाइन. सोडियम कार्बोनेट अगर याद रहता है तो फाइन, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. तो ये मासेस तुम अगर अच्छे से याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर कैलकुलेशंस. ओके सो विल स्टॉप हियर and we'll continue with balanced equation in the next class. Until then, bye bye. I'll see you in the next one. Okay, thank you.